तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नया इम्तिहान शुरू हो गया है। हुकूमत बजट का दिफा तो कर रही है, मगर अपोजिशन को यकीन है कि हुकूमत अपने ही तय करदा अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेगी। नए टैक्सेस के बावजूद भी 5,550 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। इसी तरह अपोजिशन का दावा है कि बजट के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मगर इन सब इकदामात के बावजूद भी हुकूमत किसी एक शोबे में भी अपने ही तय करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकर अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत आइंदा बरस में 10,000 अरब का कर्जा लेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। अपोजिशन के खदशात अपनी जगह, मगर हुकूमत यह समझती है कि यह बजट एक बेहतरीन बजट है। मईशत को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया गया है और मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। हुकूमत तमाम अहदाफ हासिल कर लेगी। तहरीक इंसाफ के पहले बजट से मुतालिक ज़ाहिर है हुकूमतें हमेशा अपने बजट का दिफा करती हैं, अपोजिशन हमेशा उस पर तनकीद करती है। हमने एक ऐसी शख्सियत को प्रोग्राम में दावत दी है जिसका हुकूमत खुद बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। हुकूमती वुज़रा उनके नंबर्स, उनके आर्टिकल्स, उनकी किताब से जो चीज़ें हैं वो कोट कर रहे होते हैं। माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हुकूमत दिफा कर रही है, अपोजिशन तनकीद कर रही है। साल हर साल से यही होता आया है, बजट आने के बाद पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में यही होता है। आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में ये एक आइडियल बजट है, अहदाफ को हासिल करना मुमकिन हो सकेगा, या आप समझते हैं कि एक बेहतर बजट हो सकता था इस सूरत हाल में भी? मेरा तो ख्याल ये है कि बजट जो इस साल पेश किया गया उसका ताल्लुक़ मुल्क के माशी हालात से कुछ होना चाहिए था। इस लिहाज से कि आप देखिए इस साल आपके रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपके जो बड़े टैक्स बेसिस हैं जिसमें हमारा सनती शोबा जो है उसमें प्रोडक्शन में कमी आई है और इंपोर्ट्स के वॉल्यूम में भी कमी आई है। ये दो ज़रिए हैं जिससे हम टैक्स रेवेन्यू उठाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आप मुनासिब रेवेन्यू में इजाफा देखते। हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर आप 5,555 अरब के बजाय 5,000 अरब का टारगेट रखते तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता, जिस तकरीबन 25% इजाफा मुल्क के हालात को देखते हुए ये फीजिबल बट स्टिल चैलेंजिंग होता। दूसरी तरफ आपने जो खर्चों में इजाफा किया है, आपने इंटरेस्ट रेट बेशुमार बढ़ाकर 2 साल में आपने अपने सूद की पेमेंट को 80% बढ़ा दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अगर इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से लिंक करते तो 12.25% के बजाय इस वक्त मुश्किल से वो 10% होता और उसके वजह से आपके तकरीबन 600 से 700 अरब की सेविंग होती। तो आप खर्चों में कोशिश करते कि कोई इकॉनमी हो। आपने करंट एक्सपेंडिचर जो है डेट सर्विसिंग को आप छोड़ दीजिए, अलावा हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर में जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस ने एक बेमिसाल एक ट्रेडिशन सेट किया है कि उन्होंने बिल्कुल इजाफा नहीं लिया बजट में। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बरक्स आपके सिविलियन इदारों के खर्चा जो है करंट एक्सपेंडिचर, उसमें अभी भी 33% इजाफा। आप उसको भी कम करते, आप उसमें इजाफा, मैं डेट सर्विसिंग के अलावा की बात कर रहा हूँ, 12 से 15% इजाफा बहुत मुनासिब था। तो लिहाजा आपके पास एक स्ट्रेटजी ये होती कि और आप जो इंसेंटिव्स आपने दिए हुए थे वो कुछ अरसे के लिए रखते। आपने ज़ीरो रेटिंग बिल्कुल एक्सपोर्ट से हटा दिया, एक वक्त पे 17% पे लेके चले गए। एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा बुरी तरह से मुतासिर होगा। दूसरी तरफ आपने इन्वेस्टमेंट के जो इंसेंटिव्स थे, जिसमें एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन अलाउंस था, जिसमें टैक्स क्रेडिट फॉर BMR, वो आपने कम कर दिया, उसको कुछ को हटा दिया। तो इसमें एक स्ट्रेटेजिक जो चीज़ थी वो नज़र नहीं आई। बस ये कि IMF का इशारा कि 5,500 आप अरब के करीब रेवेन्यूज़ जनरेट करें, तो उस कोशिश में आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हर तरफ टैक्स का जाल फैला दिया है और ख़र्चों में कोई नुमाया तौर पर कमी नहीं आ रही है। तो बजट मुख्तलिफ होता, स्ट्रेटेजिक होता, मुनासिब टारगेट होता और इकॉनमी की जाती।
एक्सपेंडिचर। मतलब आपने जैसे कहा कि 5,000 अरब तक का टारगेट रखते, अब इस हुकूमत ने बजट में बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है कि एक टाइट बजट है जिसमें ये कहा हुआ है कि हम स्टेट बैंक से भी नहीं प्रिंट करेंगे पैसे। तो अगर ये 5,000 अरब का रखते तो 500-550 अरब के लिए फिर स्टेट बैंक से बारो करते, मजीद इन्फ्लेशनरी होता। तो एक अग्रेसिव टारगेट अगर रखा है और बजट डॉक्यूमेंट कह रहा है कि 11 से 13% आगे जाके इन्फ्लेशन होगी, तो फिर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा, वो बढ़ गया तो सूद की अदायगी मजीद बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई तो मजीद खसारा, और फिर प्रॉब्लम ना आ रहा हो, और वैसी जो ग्रोथ का टारगेट है वो 3% से कम का बजट डॉक्यूमेंट में बताया गया है। तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मजीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी आ सकते हैं जिसकी वजह से शरह सूद मजीद बढ़ सकती? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, बात यह है कि अफरात ज़र बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ आपके करेंसी की डिप्रिसिएशन है। इस साल जो हुआ, आने वाले साल में आपने अपने बजट स्पीच में ये कमिटमेंट की है कि अगले साल हम करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा कर देंगे, 13 अरब डॉलर से गिराकर सिर्फ 6.5 अरब डॉलर पे ले आएंगे, 50% कमी करने के लिए। और जबकि आपने एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स हटा दिए हैं, तो आपको करेंसी को और इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता करेंसी की डिप्रिसिएशन आने वाले साल इस साल से भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। और अगर इतनी ज़्यादा करेंसी में डिप्रिसिएशन आप ले आएंगे तो अफरात ज़र में तो यकीनन इजाफा होगा। इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो महदूद है। आपने एक बड़ी मुनासिब पॉलिसी आपने अनाउंस की कि हम पैसा नहीं छापेंगे, हम स्टेट बैंक से नहीं बोरो करेंगे। ये बहुत मुनासिब डिसीजन है आपका। उससे जो इम्पैक्ट होगा अफरात ज़र पर वो ज़्यादा होगा बनिस्बत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से आपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। तो लिहाजा आपको अपनी इंस्ट्रूमेंट्स पॉलिसी के जो हैं उनको समझदारी के अंदाज में इस्तेमाल करना ख़ास तौर पे मुश्किल हालात में करना पड़ता है। तो मेरी राय ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए जो मुनासिब इंसेंटिव्स थे वो हटाकर अब आपकी रिलायंस और ज़्यादा एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन पर हो गई है, और उससे अफरात ज़र में ख़तरा ये कि और इजाफा हो। एक कंसर्न जो पैदा हो रहा है, अगर इफराती ज़र में इजाफा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मैंने जैसा कहा कि डेट सर्विसिंग में इजाफा होगा तो शॉर्टफॉल आ जाएगा। हुकूमत कहते रही है अब स्टेट बैंक से नहीं बोरो करेंगे। अगर 5,500 अरब का वो टैक्स रेवेन्यू नहीं पूरा कर पाते तो जाके स्टेट बैंक से बोरो करना पड़ेगा। बोरो नहीं करना तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे किसी मिनी बजट के तहत, वो भी इन्फ्लेशनरी होगा। बोरो करेंगे वो भी इन्फ्लेशनरी होगा। तो आपको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इवेंचुअली हुकूमत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर और क्रिएट हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट बैंक के पास जाएं या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएं। इसे 5,500 अरब का जो टारगेट है बड़ा टाइट है, उसको पूरा करना चाहिए। जी, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर IMF ने FBR के रेवेन्यूज को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में शामिल कर दिया, जो कि पिछले प्रोग्राम में नहीं था, मगर इस प्रोग्राम में अगर ये शामिल हो जाता है, इसलिए कि सारी तवज्जो FBR के रेवेन्यूज पे है, तो आपसे वो कहेंगे कि ये शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यूज का पूरा करें। तो नतीजा ये होगा कि आपके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है कि सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्ड रेट है 17 से 18, 18 से 19 और ज़रूरत पड़े तो शायद 20 तक भी, एक परसेंटेज पॉइंट बढ़ाने से 70 से 80 अरब आपको मिलेंगे, मगर उसका बोझ कंप्लीटली ज़्यादा आम लोगों पर जाके पड़ेगा। ये बहुत ही नामुनासिब होगा, मगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के चलना चाहिए था। नेगोशिएशन में आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए, एक हम सॉवरेन मुल्क हैं, हम बजट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, हम प्राइमरी डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, किस तरह इसको कम किया जाए ये हम पे छोड़ दें। हम आपके उस तरफ तो बैठे हुए थे IMF के एक्सपर्ट, तो ये जो टोटल फोकस सिर्फ FBR रेवेन्यूज पे है ये नामुनासिब है। बहुत गुंजाइश है प्रोविंशियल रेवेन्यूज में, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, आपके पास और जरिए हैं, खर्चे कम करें। आर्मी ने करके दिखा दिया। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो मुख्तलिफ अगर होती तो उससे माशी हालात पर बुरा असर इतना नहीं पड़ता
اور گروتھ کی گنجائش پیدا ہوتی، انویسٹمنٹ میں بھی کچھ اضافہ ہو سکتا، ایکسپورٹس میں بھی ہو سکتا. تو میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو اڈاپٹ کی گئی ہے، یہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے دنوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نامناسب. مطلب ساتھ میں بتائے گا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی وزراء بہت سنجیدہ لیتے ہیں آپ کو، آپ کے آرٹیکلز کو، آپ کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، چاہے حماد اظہر صاحب ہوں، اس سے پہلے اسد عمر صاحب ہوں. آپ ایک اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو ماضی میں قرضے لیے گئے ان کا ایک ہائی پاورڈ کمیشن وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے سب ڈاکیومنٹڈ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا تو آپ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ لیں، نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں بلا کے پوچھ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ آگے جا کے معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے؟ ماضی میں ایسے گھپلے ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے، کر رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت آپ اگر پچھلے سالوں پر اپنا رجحان اتنا زیادہ رکھیں گے تو آگے بڑھنے میں دقت ہوگی. اب خدا کے لیے وقت آ گیا ہے کہ جو ہوا انفارچونیٹلی سو ہوا. یقیناً غلطیاں ہوئیں، یقیناً بوجھ بڑھا، مگر آپ کو تقریباً 1 سال مل چکا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ریونیوز میں اضافہ نہیں ہوا، اور جس رفتار سے آپ نے بورو کیا ہے وہ تقریباً 2 گنا ہے پچھلے حکومتوں کا. تو مجبوراً آپ بھی بورو کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت آگے بڑھیں، آگے کا سوچیں، انشاءاللہ محنت کریں. ہم سب مل کے پاکستان کے عوام جو جتنا ان میں پیٹریوٹزم ہے بہت کم ملک میں ایسا آپ کو نظر آئے گا. اور اس طرح کریں کہ بوجھ جو ہے وہ امیر طبقے پہ زیادہ پڑے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے سال میں جو 1500 ارب کا اضافہ ہے اس میں صرف 30% انکم ٹیکس ہے، 70% آپ انڈائریکٹ ٹیکسز سے اٹھا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ تو عام آدمی پہ پڑے گا. تو یہ اسٹریٹجی بھی غلط ہے. اتنی گنجائش ہے، آپ اس وقت میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ ایگریکلچرل انکم ٹیکس دیکھ لیجئے، سال بھر میں پوری ریونیو 2 ارب روپے. یہ تو مذاق ہے. تو اس طرح آپ کو اپنے نظام میں سٹرکچرل چینج، ریفارم لانے کا فوکس ہونا چاہیے. میری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ آپ سٹرکچرل ریفارمز کی توجہ دیں. پاسٹ میں اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہوا نہ تھا انفارچونیٹلی ہو چکا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ، ایک معتبر اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، جن کی رائے کو کوٹ کیا جاتا ہے. حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے تھے اس حکومت نے اپنے خرچے کم کرنے پر دھیان نہیں دیا، حالانکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خرچے کم کیے ہیں، میں سیکیورٹی کے علاوہ سارے خرچے خود کرتا ہوں. اپنی قربانیاں جو کیا ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر کبھی میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی پرائم منسٹر نے کوئی میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ کی سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں. میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے. یہ تھا وزیر اعظم کا دعویٰ، جس کا ہم نے کل کے پروگرام میں جائزہ لیا تھا. گزشتہ روز ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں اضافے کے حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے اور یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سادگی کے دعووں کے باوجود وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے بھی وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں زیادہ مختص کیا گیا ہے. اخبارات میں یہ بات تفصیل سے رپورٹ ہو چکی ہے. یہ تفصیلات سامنے آنے کے بعد وزارت خزانہ کی وضاحت آئی کہ وزیر اعظم اپنی ذات سے متعلق اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں. وزیر اعظم آفس کے بجٹ اور این ڈی اے میں بجٹ کو ملا کر نہ پڑھا جائے. وزیر اعظم آفس کے بجٹ میں دیگر اداروں کا بجٹ ظاہر کر کے اسے غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی. جھوٹی خبر کے ذریعے موجودہ حکومت کی کفایت شعاری مہم کا مذاق اڑایا گیا. وزارت خزانہ کی وضاحت کے مطابق وزیر اعظم آفس کا بجٹ 86 کروڑ 28 لاکھ روپے ہے. اس کے علاوہ حکومت کے دعویٰ بھی سامنے آیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں 35% کی کمی کی گئی ہے اور آئندہ مالی سال میں 13% مزید کمی کر رہے ہیں، کم رکھے گئے ہیں. حکومت کے اس دعوے کا ہم نے ایک بار پھر سے جائزہ لیا زیادہ قریب سے، اور جو وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ ہے اس کے نمبرز کو توڑ کر باقاعدہ طور پر جائزہ لیا. حکومت کے اپنے ہی پیش کردہ دستاویزات کا جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت ایک دفعہ پھر غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. مالی سال 2017 اور 2018 میں وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 96 کروڑ روپے خرچ ہوئے. پھر اس کے بعد مالی سال 2018 اور 2019 کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کے لیے 2 کروڑ بڑھا کر یعنی 98 کروڑ روپے مختص کیے گئے، مگر خرچ ہوئے 1 ارب
9 करोड़ रुपए। हालांकि ये वो अरसा है जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी। आपके सामने स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद वजारत खजाना के डॉक्यूमेंट्स हैं और हुकूमत आ चुकी थी तहरीक इंसाफ की, और वजीर आजम इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि वो सादगी इख्तियार करेंगे, वजीर आजम हाउस में नहीं रहेंगे, 2 मुलाजमीन साथ रखेंगे। शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी 524 मुलाजिम हैं, मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रह रहा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूँगा और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी ख़र्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, मगर खुद वजारत खजाना के दादो शुमार देखें तो आप में से कोई भी जाके चेक कर सकता है तो रवां माली साल में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा हुआ। 98 करोड़ रुपए रखे गए, खर्च हुए 1 अरब 9 करोड़ रुपए। इसी तरह आइंदा माली साल के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी मजीद इजाफा ही हुआ है और आने वाले साल के लिए मजीद इजाफा रखा गया है। रही बात वज़ीर आज़म इमरान खान के सिर्फ 2 मुलाजमीन रखने के दावे की, तो वो भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वजारत खजाना की अपनी ही बजट दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रवां माली साल के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए हैं, मगर खर्च हुए 35 करोड़ 60 लाख रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 38 करोड़ 47 लाख रुपए, यानी साल हर साल इजाफा ही हुआ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तो वज़ीर आज़म का सिर्फ 2 मुलाजमीन रखने का दावा भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह नई बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में जो अलाउंसेस की मद में माली साल 2018 और 2019 में 36 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 44 करोड़ 85 लाख रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 49 करोड़ रुपए। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के ऑपरेटिंग अखराजात में भी कोई कमी नहीं आई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इस मद में माली साल 2018 और 2019 के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 18.5 करोड़ रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़ 80 लाख रुपए। वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी बन रही है, गाय भैंसे गाड़ियाँ बेच दी गई हैं, सिक्योरिटी के अलावा जो स्टाफ है वो भी वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बावजूद ऑपरेटिंग अखराजात रखे गए 12 करोड़ 90 लाख, खर्च हुए 18 करोड़, अगले साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़। हुकूमत की अपनी दस्तावेजात गलत बयानी की निशानदेही कर रही है।